हेलो फ्रेंड्स, फिर से आपका स्वागत है फिर इस क्लास में। आइए फिर से आज सेट नंबर 3 का कंटिन्यू पार्ट करते हैं। इसमें देखिए हमने 3 तक सवाल सॉल्व कर लिए थे। आज आपको जो है चौथा सवाल हम हल करवाएंगे खंडदा में। खंडदा चलेगा, खंडदा खंडदा। इसमें हमसे कहा गया है सेट नंबर 3, ये सारी चीजें पढ़ी हैं, आप देख लेना, ठीक है। सेट नंबर 3 है, इसमें लिखा है कि किसी दिए हुए क्षेत्र में I1 व I2 तीव्रता की दो प्रकाश तरंगें संचरित हैं। पहली तरंग की जो तीव्रता है I1 और जो दूसरी तरंग की तीव्रता है I2। हमसे कह रहे हैं संचारित है क्षेत्र के प्रत्येक स्थान पर तीव्रता है। क्षेत्र के प्रत्येक स्थान पर जो तीव्रता है वो I1 प्लस I2 है प्रत्येक स्थान पर। चलिए ठीक है। क्या तरंगे कला संबद्ध है और इनमें व्यतिकरण हो रहा है? एक बात बताइए, यदि तीव्रता समान होती तो तरंगे कला संबद्ध होती, यानी कि यही पूछ रहा हमसे। तो तरंगे कला संबद्ध होती हैं, किंतु इन तरंगों की तीव्रता भिन्न भिन्न है। अतः तरंगे कला संबद्ध नहीं है तथा इनमें व्यतिकरण भी नहीं हो रहा है। ठीक, ये का ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, मतलब आंसर हो जाएगा। हमसे कह रहे हैं यदि दोनों तरंगे कला संबद्ध हो, यानी कि तीव्रता एक समान अगर होती, तो परिणामी अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रता के मान बताइए। तो परिणामी अधिकतम जो तीव्रता हो जाती, अधिकतम तीव्रता वो हो जाती I मैक्सिमम I1 प्लस I2 का होल स्क्वायर, तथा जो न्यूनतम तीव्रता I मिनिमम वो हो जाती I1 माइनस I2 का होल स्क्वायर। ये इसका जो है पूरा आंसर हो जाएगा। एक नंबर में ये है हमारे पास यहां से, और एक नंबर में वो है, हमारे पास दो आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगले सवाल में हमसे कहा गया है रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग के निष्कर्षों का उल्लेख कीजिए। यानी अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग क्या था, इन्होंने एक स्वर्ण पत्ती ली थी और इसको जो है पूरा का पूरा कवर्ड कर दिया था। यहाँ से इन्होंने अल्फा कण की बमबारी कराई थी, तो इसके मध्य भाग से कुछ अल्फा कण ऐसे करके वापस लौट गए और कुछ जो है ऐसे करके विक्षेपित हो गए, कुछ 90 डिग्री एंगल पर और कुछ अति परवलयाकार पथ पर ऐसे करके, और कुछ जो है ऐसे सीधे निकल गए, ठीक है। इससे पता लगता है कि अल्फा कण क्या होते हैं, धनावेशी, और ये इसका नाभिक क्या होगा, धनावेशित होता होगा। तो क्या निष्कर्ष निकला, तो हम निष्कर्ष बता दे रहे हैं आपको। पहला निष्कर्ष क्या है, निष्कर्ष नंबर 1, परमाणु का समस्त धनावेश केंद्र पर, यह मिटा देंगे, ठीक है, केंद्र पर केंद्रित होता, जिसे नाभिक कहते हैं, जो परमाणु के आकार से
बहुत कम होता है, कम होता है। ठीक, पहला निष्कर्ष ये निकला। दूसरा निष्कर्ष क्या है? परमाणु का खोखला भाग, यानी जिसमें नाभिक नहीं है, खोखला भाग 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या की कोटि तक फैला हुआ है। दूसरी बात। तीसरी बात क्या है? परमाणु के ही बारे में बता रहा हूं। केंद्रित भाग से अल्फा कण भिन्न दिशाओं से भिन्न कोणों पर विक्षेपित हो गए। अतः नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर की कोटि तक है। ठीक, ये इसके निष्कर्ष निकले। इसके निष्कर्ष कई निकले थे, बोहर ने भी बताए थे कि खोखले भाग में ही इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो खोखले भाग में ही होते हैं। और इन्होंने रदरफोर्ड ने ये भी बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो जो है चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, और उनकी कक्षा जो है निश्चित नहीं बताई है इन्होंने। ठीक है, निश्चित कक्षा कितने बताई? बोहर ने। तो चौथा निष्कर्ष और लिख लेना, खोखले भाग में इलेक्ट्रॉन गतिमान होते हैं। ये इन्होंने निष्कर्ष दिए थे, आप स्क्रीनशॉट ले लें। अगला, इसी में एक न्यूमेरिकल पार्ट है इसी सवाल में। इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्या क्या दिया रखा है कि 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा। हमारे पास जो गतिज ऊर्जा दे रखी है E के, वो दे रखी है 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सबसे पहले हम इसे जूल में बदलेंगे, तो 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 गुणा 10⁻⁻19 जूल होता है। ये हम 1.6 गुणा 10⁻2 और ये 19 कितना हो गया? 17 जूल हो गया। ठीक है, ये E के का मान हमारे पास पता लग गया। अल्फा कण किसी नाभिक परमाणु क्रमांक, अब किसी का परमाणु क्रमांक यानी कि परमाणु क्रमांक जो होता है वो Z है, वो दिया रखा है हमारे पास 70। अल्फा कण मतलब कण नाभिक के कितने निकटतम पहुंच सकता है? अच्छा, निकटतम दूरी हमसे R0 का मान ज्ञात करवाना है। चलिए, इसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है, देखिए इसके चारों ओर चक्कर लगाना है। चलिए देखिए, फार्मूला होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE इंटू में 2E अपॉन में R0। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला होता है। तो इसके बाद हम जो है क्या करेंगे, E की जगह पर हम E के लिखे लेंगे। ठीक है, इसे इधर ले आए तो यहां से हमारे पास हो जाएगा R0 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा हमारे पास 2ZE² अपॉन में E के। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला होता है। अब आपको शायद पता हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है पूरा 10⁻9 गुना 10⁻9,
2 ऐसा ही रहेगा और जेड का मान हो जाएगा हमारे पास जेड, ये हो जाएगा 70। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19। ये आप जो है इतना स्क्रीनशॉट ले लें। ये देखिए यहाँ थोड़ा पीछे बढ़ा के लिख दे रहे हैं, इसकी वैल्यू होती है 9 गुणा 10 की पावर 9। तो ऐसा ही जेड का मान 70, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 का स्क्वायर बटे में ईके की वैल्यू यहाँ, अच्छा ईके की जो वैल्यू आई थी वो 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 17 आई थी। चलिए इसे हम हल करते हैं। 9 दूनी 18, 9 गुणा 2 गुणा में 70 गुणा 10 की पावर 9 और 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19, 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19। ये हम 2 बार लिख रहे हैं क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 17, तो इससे ये कट जाएगा। हमारे पास R0 का जो मान आएगा 19 दूनी 38, 9 दूनी 18, 18 गुणा 70 10 की पावर 38 में से 9 जाएगा माइनस का 29 और ये 10 की पावर 17 ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा प्लस में और गुणा में 1.6। ठीक है, जब हम इसे हल करेंगे तो हमारे पास जो उत्तर आएगा लास्ट में, आप हल करके इसे देख लेना गुणा करनी है, तो ये आएगी कौन सा सवाल है, चौथे का खा। अच्छा चौथे का खा नहीं लिया, इसे हमें हल करके ही लिखना पड़ेगा। हम लिखे दे रहे हैं हल करके, आप जो है लिखते रहें। तो ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, आप जो है देख लेना। इसके बाद देखते हैं अगला सवाल। अगले सवाल में लिखा है कि स्थिर वैद्युतिकी में गॉस की प्रमेय लिखिए और किसी अनंत आवेशित प्लेट एक चालक के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए चौथे का गा जो है वो हम भली भांति पढ़ चुके हैं कई बार। सेट नंबर 1 और 2 में गॉस की प्रमेय हमसे कई बार पूछी गई थी। क्या सेट नंबर 1 में गा वाला हमसे पूछा, चौथे का गा। गॉस की प्रमेय हमसे कई बार पूछी है, गॉस की प्रमेय आप जो है पिछले सेट में भी पढ़ चुके हैं और उससे पहले वाले में भी पढ़ चुके हैं कि जो फाई ई का मान आता है वो क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट आता है। ठीक है, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, उससे उस पृष्ठ से बंद आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से बंद आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। यही गॉस की प्रमेय है, आप देख चुके हैं। अब इसके बाद जो डेरिवेशन लिखा है, जो डेरिवेशन है वो क्या है, एक अनंत आवेशित प्लेट, एक कोई चादर है अनंत विस्तार की और इसे हमने क्या किया प्लस क्यू आवेश दे दिया, जिसका पृष्ठीय वितरण आवेश हमने मान लिया, पृष्ठीय वितरण आवेश होता है सिग्मा और सिग्मा बराबर होता है क्यू अपॉन ए। ठीक है, ये पृष्ठीय वितरण आवेश होता है। अब इसके मध्य बिंदु से इस दूरी पर r दूरी पर और इसके इसी ओर इस तरफ भी r दूरी पर, ये हमारे पास ये कोई पृष्ठ है, इसके r पर अगर हम पेन निकाल दें इतनी ही दूरी पर उधर और इतनी ही दूरी पर इधर। ठीक है, तो ये बिंदु हो जाएगा P और ये बिंदु हो जाएगा हमारे पास P डैश मान लिया। ठीक है, तो इसके यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और टी ये क्षेत्रफल अवयव है। अब सुनिए हम क्या लिखेंगे, ये टी है। अब इसका माना हुआ लिखे दे रहे हैं। ठीक है, माना में क्या लिखेंगे,
माना अनंत विस्तार की एक चादर है जिसके मध्य बिंदु O से दोनों स्मॉल r दूरी पर बिंदु P व P' है, जहां वैद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता E है। E इधर भी है और E इधर भी है। इसके क्षेत्रफल अवयव dA, ये पूरा A होता है, उसका क्षेत्रफल अवयव क्या होता है, dA होता है। इससे होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स हम निकालेंगे, उसके बाद टोटल वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे, फिर गॉस की प्रमेय की सहायता से इसे हल कर देंगे। यही सब हमें लिखना है, हम लिखे देते हैं। देखिए हमने चित्र और इसका जो भी इसके बारे में लिखना था वो हमने लिख दिया है, भली भांति लिख दिया है इसमें। तो ये हमारे पास एक पृष्ठ है जिसका टोटल एरिया जो है क्षेत्रफल वो कैपिटल A है। इसका क्षेत्रफल अवयव dA हो जाएगा। तो इस प्लेट के इस ओर r दूरी पर, इसी प्लेट के इस ओर r दूरी पर हमने एक एरिया बना लिया है जिसमें बिंदु P है और इस तरफ बिंदु P' है। तब वैद्युत फ्लक्स जो होगा, अगर ये पूरी प्लेट धनावेश से आवेशित हो जाएगी तो इस तरफ वैद्युत क्षेत्र निकलेगा, इस तरफ वैद्युत क्षेत्र निकलेगा। तो इसके बिंदु P पर और इसके बिंदु P' पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान रखना है, ठीक है। तो इसके क्षेत्रफल अवयव dA क्या होता है, परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस। जैसे ये हमारे पास सरफेस है तो इसका dA किधर की ओर होगा, इधर की ओर, हमेशा पृष्ठ के लंबवत होगा, ठीक है। ऐसे ही इस तरफ इधर की ओर होगा, ये होता है, ठीक है। तो हमने लिख दिया है, माना अनंत विस्तार की एक समतल चादर है जिसे Q प्लस Q से एक समान रूप से आवेशित किया गया है, जिसका पृष्ठीय वितरण आवेश सिग्मा बराबर Q अपॉन A होता है, कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, कूलम प्रति मीटर स्क्वायर है। तब इस चादर के क्षेत्रफल अवयव dA से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, पहले हम बिंदु P के लिए निकालेंगे, बिंदु P पर, फिर P' पर। पहले हम निकालेंगे बिंदु P पर, क्या हो जाएगा, d phi E बराबर E इंटू dA, ठीक। बिंदु P' पर, बिंदु P' पर भी यही निकल के आएगा, d phi E बराबर हो जाएगा E इंटू dA, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र तो एक समान है, हाँ, क्षेत्रफल अवयव भी एक समान है। अब देखिए इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद देखते हैं। इसके बाद अब हमारे पास क्या आ जाएगा, कुल जो फ्लक्स आएगा, फ्लक्स एक कुल फ्लक्स आ जाएगा वो phi E बराबर क्या हो जाएगा, d phi E प्लस d phi E, इन दोनों का समाकलन। कुल फ्लक्स यही तो आता है। ये d phi E P का है और ये d phi E ये P' का है। ये हमने P का मान लिया और ये P' का मान लिया। तो हमारे पास जो टोटल फ्लक्स आएगा वो आ जाएगा हमारे पास E इंटू dA प्लस का E इंटू dA, ये हमारे पास टोटल आ जाएगा, ठीक है। अगर हम दोनों को अलग अलग निकालेंगे, या तो एक काम करो 2E इंटू dL, वेक्टर हटाएंगे और cos थीटा लगा देंगे। अब यहाँ देखिए E और dA की दिशा एक समान है, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0, तो इसलिए cos 0 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगी 2E को बाहर निकाल दो और dA इंटू में cos 0, और cos 0 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी हमारे पास 1 होगी, या ये मिटा देगा इसका क्या था, इसका कोई काम नहीं, ठीक है। तो जो phi E निकल के आएगा वो आएगा 2E, और dA का जो हमारे पास समाकलन होता है वो A होता है केवल, क्यों, क्योंकि dA बराबर होता है केवल A। तो ये आ गया हमारे पास समीकरण 1। परंतु हमें क्या करना है, गॉस की प्रमेय लगानी है। परंतु गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय क्या कहती है कि जो phi E का मान आप लगाएं वो Q अपॉन A लगाएंगे, लेकिन सिग्मा बराबर क्या होता है, Q
अपॉन में ए होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्यू बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्यू की जगह पर हम लिख देंगे सिग्मा इंटू ए अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, समीकरण 2। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, दोनों में पाई ई का मान है। हम समीकरण 1 और 2 से तुलना करते हैं, समीकरण 1 और 2 से। तो हमारे पास आएगा 2EA और सामने सिग्मा ए अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ए से ए कट जाएगा, ये बटे में आ जाएगा। तो याद रखना, चादर के लिए हमेशा जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती है वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आती है। यह भी हमें जो है ज्ञात करके देना था। देखते हैं अगला सवाल। तो अगले सवाल में लिखा है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति क्या होती है। याद रखना, विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो प्रकृति होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति, याद रखना, अनुप्रस्थ होती है, ठीक, अनुप्रस्थ होती है। तो तरंगे ऐसे ऐसे चलती हैं, उनकी प्रकृति अनुप्रस्थ होती है, यानी स्रंग और गर्त के रूप में चलती है। ये होती है स्रंग और ये गर्त, स्रंग गर्त, ये स्रंग और ये गर्त। और जो संपीड़न और विरलन के रूप में चलती है उनकी प्रकृति अनुदैर्घ्य होती है। ये संपीड़न है, ये विरलन, संपीड़न है, ऐसे, ठीक है। और इसी में सवाल लगा है कि एक विद्युत चुंबकीय तरंग के ध्रुवण की दिशा एक्स अक्ष के समांतर है, तो तरंग संचरण की दिशा क्या है। अच्छा, जो विद्युत चुंबकीय तरंग की जो दिशा इन्होंने कहा है, दिशा वो कैसे है, एक्स अक्ष के समांतर है। तो इनका संचरण इनके लंबवत होगा, इनके लंबवत होगा, ठीक है। हमेशा रखना, एक्स अक्ष के समांतर है तो इनका संचरण हमेशा क्या रहेगा, लंबवत, यानी कि 90 अंश पर रहेगा, ठीक है। तो अगला सवाल हमसे कहा है, इसी में लिखा है तरंग संचरण की दिशा क्या होगी, दिशा लिख दी है। विद्युत चुंबकीय तरंग के क्षेत्र का आयतन। अब इसमें न्यूमेरिकल पार्ट है, ये तो थ्योरी पार्ट हो गया, अब इसमें न्यूमेरिकल पार्ट है, जो कि विद्युत क्षेत्र का जो आयाम दिया रखा है, आयाम वो ई नॉट होता है, वो कितना दिया रखा है, 120 न्यूटन प्रति कूलम, ये दिया रखा है। अच्छा, आवृत्ति जो दी रखी है, आवृत्ति जो होती है एफ होती है, वो दी रखी है 50 हर्ट्ज, मेगा हर्ट्ज, मेगा हर्ट्ज। तो मेगा हर्ट्ज है अगर, तो इस मेगा की जगह पर 10 की पावर 6 हर्ट्ज लिख देंगे। तो या तो 5 गुणा 10 की पावर 0 और 1, मतलब 6, 7 हर्ट्ज, ठीक। अब इसमें लिखा है विद्युत क्षेत्र ई का समीकरण बताना। विद्युत क्षेत्र का समीकरण हमें ये ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं, इतना आप स्क्रीनशॉट लेंगे, इसके बाद हम देखते हैं, स्क्रीनशॉट लेते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं ओमेगा। ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ, और 2 पाई एफ यानी कि 2 गुणा 3.14, और इसकी जगह पर एफ की जगह पर हो जाएगा 5 गुणा 10 की पावर 7। तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, तो 10 की 5 दूनी 10 हो जाएगा, और ये 10 की पावर 7 पहले से ही है, 3.14 गुणा 10 की पावर 8 रेडियन पर
सेकेंड। ये हमारे पास ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। पुनः अब हमें निकालनी है के बराबर क्या होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा, लेकिन यहाँ पर लैम्डा निकालने से पहले हम पहले लैम्डा निकालते हैं। लैम्डा बराबर होता है c अपॉन एफ। लैम्डा बराबर होता है c अपॉन एफ। तो लैम्डा बराबर होता है c अपॉन एफ, और c का मान क्या होता है, प्रकाश की चाल होती है 3 गुणा 10 की पावर 8, और एफ की वैल्यू हमने निकाली है 5 गुणा 10 की पावर 7। तो यहाँ हो जाएगा ये 3 गुणा 10 और 10 5, क्यों 10 की पावर 7 से 10 की पावर 7 कट जाएगा, केवल एक 10 बचेगा। यहाँ नीचे 5 ऊपर 3, 5 दूनी 10, सामने हो जाएगा 6 मीटर ये तरंग लहर आ जाएगी, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, ये आप जो है स्क्रीनशॉट ले लें, समय मिटा दें। अब हमें निकालना है के तथा पुनः कुछ भी के बराबर होता है 2 पाई अपॉन में लैम्डा, और 2 ऐसे ही रहने दिया 3.14 अपॉन में लैम्डा की वैल्यू है 6, 2 3 या 6, 3 एकम 3, 0 3 चौक 12, 3 छक 18, ये सब आता है। हमारे पास ये वैल्यू आ रही है के की। उसके बाद हमें समीकरण लिखना है। समीकरण किसका, विद्युत क्षेत्र का। तो विद्युत क्षेत्र का जो समीकरण हो जाएगा वो हो जाएगा ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो इसमें हम ई नॉट की वैल्यू रख दे रहे हैं। ई नॉट की वैल्यू कितनी आएगी, सवाल में दी रखी है 120, और ये हो जाएगी साइन ओमेगा। ओमेगा की जगह पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3.14 गुणा 10 की पावर 8 टी माइनस का के की जगह पर 1.046 और फिर एक्स। ये हमारे पास इसकी समीकरण हो जाएगी न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम ये हमारे पास इसकी समीकरण हो जाएगी। देखते हैं अगला सवाल। एक मिनट, ये शायद के एक्स माइनस ओमेगा टी होता है, के एक्स माइनस ओमेगा टी होता है, ठीक है। तो आप ये इधर का इधर लिख लेना, ये इधर का इधर लिख लेना, बात है कि ये इधर लिख देना और ये वाला पार्ट इधर लिख देना, ठीक है। आगे हो जाएगा सर, देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल लिखा है कि चालक के प्रतिरोध प्रकाश विद्युत धारा तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा की आपतित प्रकाश की तीव्रता तथा आवृत्ति पर निर्भरता समझाइए। देखिए लिखा है कि यदि आपतित प्रकाश की तीव्रता नियत है, तीव्रता जो है हम अगर नियत रखें लेकिन आवृत्ति जो है बदलते हुए रखें, तो प्रकाश विद्युत धारा तो नियत रहेगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा जो है वो बदल जाती है। क्योंकि आवृत्ति अगर बढ़ाते हैं तो गतिज ऊर्जा बढ़ती है, आवृत्ति अगर घटाते हैं तो गतिज ऊर्जा घटती है, क्योंकि ये आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होती है क्या, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। इसके विपरीत यदि प्रकाश की आवृत्ति नियत रहती है, यानी पहले नियत क्या रखी थी हमने, पहले हमने तीव्रता नियत रखी थी, अब की क्या रखेंगे, अब की आवृत्ति मतलब नियत रखेंगे। तो तीव्रता बदलती है, अगर तीव्रता बदलती है तो अधिकतम गतिज ऊर्जा नियत रहेगी, उसमें क्या थी, प्रकाश विद्युत धारा नियत थी, ठीक है। किंतु प्रकाश विद्युत धारा जो है उसी अनुपात में बढ़ेगी, यानी जैसे पहले बढ़ रही थी वैसे ही बढ़ेगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी का 5वें खंड से जो है हम आपको कल अगली वीडियो में देखते हैं, सवाल समझाते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।